स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिस्कस करने के बाद, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, इसकी कुछ टाइप्स को देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड दो डेरिवेशन हमारे कोर्स में हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखते हुए मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि बज़ाहिर आपको दुनिया में जितनी भी सरफेसेस नज़र आती हैं, दुनिया में जितनी भी सरफेसेस आपको नजर आती हैं, सरफेस का मतलब कोई भी चीज जो आपको नजर आती है, आप उसको अपनी आंखों से देखकर दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर कोई चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है, और किसी चीज के बारे में आपकी ये राय हो सकती है कि सर ये चीज कुछ रफ है। मिसाल के तौर पे स्मूथ चीजों की बात करूं तो आप ये कहेंगे सर जो ग्लास है ना वो स्मूथ होता है। सर बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन है वो स्मूथ है। इस तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो स्मूथ है। टाइल हो गया, कोई मार्बल हो गया, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि सर ये स्मूथ सरफेस रखता है, यानी जिस पे हाथ फेरने पर आपको कोई रफनेस फील ना हो वो स्मूथ होगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं पूछूं बताओ रफ सरफेसेस की मिसाल दो, तो आप कहेंगे सर ये जो रोड होता है ना ये रफ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सर अगर स्टोन्स पे, पत्थरों पे हाथ फेरे वो भी रफ फील होते हैं। तो ये तमाम बातें ठीक है अपनी जगह पे। आप बजाहिर किसी भी दुनिया की सरफेस को अगर आप ऑब्जर्व करें अपनी आंखों से या उसको अपने हाथों से सेंस करें, तो आपको वो सरफेस स्मूथ या रफ दो कैटेगरीज में मिल सकती है। आप कहेंगे सर या तो ये स्मूथ है या आप कहेंगे ये रफ है। कोई तीसरी चीज आपके जहन में नहीं आएगी। लेकिन इन रियलिटी बात यह है भाई, इन रियलिटी इन रियलिटी दुनिया में जितनी भी सरफेसेस है बेटा, वो तमाम सरफेसेस अगर आप उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करें, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तमाम सरफेसेस रफ ही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप स्मूथ नहीं कहेंगे किसी सरफेस को, मतलब आप ये बोलेंगे कि भाई ये जो सरफेस है ना जिसको आप स्मूथ कहते हैं आज तक, आप ये कहेंगे सर ये ना लेस रफ है। रफ तो है लेकिन लेस रफ है। बिल्कुल इसी तरीके से जो थोड़ी ज्यादा रफ होगी उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि सर ये मोर रफ है। यानी आज के बाद से आप चीजों को स्मूथ कहना छोड़ दें, आप ये कहेंगे लेस रफ है, और जो रफ सरफेस है वाकई में उसको आप कहेंगे मोर रफ है। ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा सर लेस रफ और मोर रफ में क्या फर्क होगा, आए देखते हैं। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, जो बज़ाहिर आपको बहुत ज्यादा स्मूथ मालूम हो रही है, अगर आपको उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आपको पता ही चलेगा कि उस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपका हाथ लग लग के बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, बहुत सारे निशान पड़ चुके हैं। जो लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, आई ग्लासेस पहनते हैं, उन्हें पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उनको साफ करते हैं तो साफ करने से भी और हाथ लगाने से भी उनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से उनकी जो स्मूथ सरफेस है वो रफ हो जाती है। इसका मतलब किसी भी चीज को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर थोड़ी बहुत रफनेस मौजूद होगी। अच्छा रफनेस का मतलब है क्या, एक्चुअली में रफनेस का मतलब है क्या? देखिए, जो सरफेस आपको ऐसी नजर आ रही है ना, कुछ इस तरह की नजर आ रही है स्मूथ, वो असल में ऐसी नहीं होगी, बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप उसको देखें, थोड़ा जूम करके देखें, तो इतना जूम, अगर इतने हिस्से को मैं जूम करूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने पर कुछ इस तरीके की होगी। ये होगी सरफेस। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूं। लेकिन दुनिया की किसी भी सरफेस को जो बज़ाहिर आपको स्मूथ नजर आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से आपको बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर रफ ही नजर आएगी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये सरफेस नंबर ए है, और ऐसी ही कोई सरफेस भी है कुछ इस तरीके की, ये भी रफ है। अब क्या होगा अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, यानी एक के ऊपर एक रख दें? तो जब आप इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये पहली सरफेस आ गई, और जो दूसरी सरफेस है वो आपने ये रख दी, आ गई दूसरी सरफेस। जब आप इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तो होगा ये कि ये दोनों आपस में फंस जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। और जब आप इनको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम फेस होगी। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो आपको इसको मूव कराते हुए फेस होती है, ये फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो उस वक्त जनरेट होती है जब कोई चीज मूव हो रही हो या मूव होने की कोशिश करे। और उसके जनरेट होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में हर चीज जो है ना वो रफ ही होती है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन होगी रफ। तो जब भी एक रफ चीज दूसरी रफ चीज के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी, तो जाहिर है बेटा वो उसके अंदर फंसेगी, लॉक होगी, और वहां पर ये वाली फोर्स जनरेट होगी। आइए जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट
व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसी फोर्स जो उस वक्त जनरेट हो जब दो सरफेसेस आपस में मूव करने की कोशिश करें, ठीक है, स्लाइड करने की कोशिश करें, तो ऐसी फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। अब तुम इस डायग्राम में देखो, डायग्राम नंबर 1 में जहां मैंने 1 लिखा है, अगर आप किसी चीज को मूव करा रहे हैं राइट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। इस समय एक बात पता चली कि फ्रिक्शन जो है ना, वो एक तरह का रिएक्शन है, एक तरह की रिएक्शनल फोर्स है, जो उस वक्त तक जनरेट नहीं होती जब तक आप एक्शन ना करवाएं। बस जब आप एक्शन करवाते हैं या एक्शन होने लगता है उस वक्त ये जनरेट हो जाती है, और जनरेट हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जो भाई हैं ये इसको राइट साइड पे खींच रहे हैं, और जबकि ये जो फ्रिक्शन यहाँ जनरेट हो रही है लेफ्ट साइड पे जनरेट हो रही है, हमेशा ऑपोजिट जनरेट होगी। अब हमारे पास फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स हैं, तो हम उस फ्रिक्शन की टाइप को यहां से समझ सकते हैं। आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है और कुछ डायग्राम नजर आ रही है। आप ये देखें, अगर कोई चीज रुकी हुई हो, अगर कोई चीज रुकी हुई हो तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। रुकी हुई चीजों में मौजूद जो फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। आप सोच रहे होंगे सर रुकी हुई है तो फ्रिक्शन कैसे आया, वो तो मूव ही नहीं हो रही, मूव होने की कोशिश ही नहीं कर रही। नहीं, बात ऐसी नहीं। देखिए, अगर किसी जगह पर कोई स्क्रू टाइट हुआ हुआ है तो स्क्रू को लगाया ही किसी जगह पे इसलिए जाता है ताकि वो उस चीज को रोक के रखे, वरना अगर स्क्रू को निकाल दें तो वो चीज खुलना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी जगह पे स्क्रू टाइट हुआ हुआ है तो रुका वो तो है वो, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जिसने उसको रोका हुआ होगा, और वो जो फोर्स है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। दीवारों में जो कीलें लगी होती हैं और फंसी होती हैं जो गिरती नहीं है खुद से, वो क्यों रुकी हुई हैं दीवारों में? वो रुकी हुई हैं सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर कोई चीज मूव कर रही हो तो मूव करने वाली चीज का जो फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे आपको ये भाई यहाँ नजर आ रहे हैं जो कि इसको मूव करवा रहे हैं, तो ये मूव करने वाली जो चीजें होती हैं उनका जो फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जाहिर है मूवमेंट दो तरह से हो सकती है, या तो कोई चीज स्लाइड कर सकती है या कोई चीज रोल कर सकती है। ठीक है ना? अब जैसे ये जो बंदा आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ये असल में इसको उसके ऊपर स्लाइड करवा रहा है, और जब स्लाइड करवाएगा तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और अगर तो कोई चीज रोल हो रही होगी तो उसका फ्रिक्शन कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। दुनिया में जब भी कोई चीज मूव होगी तो दो ही तरीके से मूव होगी, या तो स्लाइड करेगी या रोल करेगी। और ऐसे केस में अगर स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। सर अभी तो आपने कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, अब आप इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह रहे हैं, तो समझ जाएंगे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, आसान अल्फाज में काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इसकी दो टाइप्स है। एक इसके अंदर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक इसके अंदर है रोलिंग फ्रिक्शन। सो आई होप अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। चीजें चलती हैं तो या तो स्लाइड करती हैं या रोल करती हैं, और ये इसकी दो टाइप्स बनती हैं। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब तक हमने ना फ्रिक्शन की ये 3 टाइप्स देखी हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज यहां समझाता हूं जो बड़े काम की बात है। एक फ्रिक्शन की टाइप और भी होती है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि ये एक जमीन है, और इस जमीन के ऊपर ये एक ब्लॉक है जो मैंने रखा हुआ है, और मिसाल के तौर पे इस ब्लॉक के ऊपर ये मेंशन है कि इसको मूव कराने के लिए यू नीड फोर्स विच इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से ग्रेटर फोर्स आपको चाहिए होगी इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, ये बात इसके ऊपर किसी ने प्रिंट करके लिख के रख दी है कि भाई ये बॉक्स तब मूव होगा जब 10 न्यूटन से ग्रेटर फोर्स लगेगी। अब एक बच्चा आता है और वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स अप्लाई करता है 3 न्यूटन की। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये मूव करेगा? जी नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि इसको मूव कराने के लिए 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर ये एक अकेला बच्चा इस पे 3 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो ये मूव ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा? बच्चा तो एफर्ट कर रहा है, ये बच्चा तो फोर्स लगा रहा है। तो अब हो क्या रहा है इसके बैकग्राउंड में? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस बच्चे ने फोर्स लगाई 3 न्यूटन राइट साइड पे, और उसी वक्त इस एक्शन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लिया 3 न्यूटन के ऊपर। दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गई और ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो चीज मूव नहीं करती। अब ये अपने दोस्त को बुला के लेकर आता है, और वो दोस्त भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है 3 न्यूटन की। अब 3 और 3 ये दोनों मिलके 6 न्यूटन की फोर्स हो चुकी है। अब ये 6 न्यूटन की फोर्स लगने में क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? जी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए। लेकिन ये बच्चे तो एफर्ट कर रहे हैं ना, ये तो फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है बैकग्राउंड में? फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करके 6 न्यूटन पे लेकर आ रहा है। हैरान कुन बात है, एक ऐसी फोर्स जो अपनी वैल्यू को खुद ब खुद एडजस्ट कर रही है मौके की मुनासबत से, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। आए आगे कहानी को बढ़ाते हैं।
अब मिसाल के तौर पे ये अपने तीसरे दोस्त को बुलाते हैं और तीसरा दोस्त आकर फोर्स लगाता है 4 न्यूटन की। अब इन तीनों बच्चों की कंबाइंड एफर्ट जो बन चुकी है, जो कंबाइंड फोर्स बन चुकी है, वो बन चुकी है बेटा 10 न्यूटन की। लेकिन क्या ये ब्लॉक अभी मूव करेगा? तो जवाब है नहीं मूव करेगा। सर क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि बेटा 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। अच्छा तो सर अभी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, ये तीनों बच्चे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को ले जा चुका है 10 न्यूटन के ऊपर, और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये ब्लॉक मूव नहीं होके दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर ये किसी चौथे बंदे को बुलाते हैं और वो इस पर फोर्स लगाता है 1 न्यूटन की, तो अब इनकी कंबाइंड फोर्स हो चुकी है 11 न्यूटन। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बस 10 न्यूटन तक ला सकता था, तो फ्रिक्शन अभी भी 10 न्यूटन पे। अब आप ये देखेंगे इन लोगों की फोर्स ज्यादा हो गई, बढ़ गई, ग्रेटर हो गई, और फ्रिक्शन 10 न्यूटन पे यानी वो कम है। तो अब ये ब्लॉक मूव होना शुरू हो जाएगा राइट साइड पे। और मैं इस मोमेंट पे क्लास में सवाल करता हूँ कि बताओ कितनी फोर्स से मूव होगा राइट साइड पे? तो बच्चे कहते हैं सर 11 न्यूटन की फोर्स से। कुछ बड़े सोचने वाले बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं और सोच के जवाब देते हैं। वो कहते हैं नहीं सर 11 न्यूटन से नहीं होगा, सर ये 1 न्यूटन से होगा। तो 1 न्यूटन इसका सही जवाब है। अच्छा 1 न्यूटन से क्यों होगा भाई? इसलिए कि 11 न्यूटन की फोर्स लग रही है राइट साइड पे और 10 न्यूटन की लग रही है लेफ्ट साइड पे। तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, और खाली 1 न्यूटन की फोर्स होगी जो बचेगी, जो इस ब्लॉक को आगे लेके जाएगी। अब इन तमाम बातों में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो सुने। दो बातें। पहली बात तो ये कि फ्रिक्शन इतनी जबरदस्त फोर्स है जो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकती है। दूसरी बात, ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रिक्शन की, ये कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाती है ये कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वो वैल्यू जो कि फ्रिक्शन एडजस्ट करते करते एक मैक्सिमम लिमिट पर ले आता है, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी बाकायदा एक डेफिनेशन है जो कि आपको मिल जाएगी नोट्स में। और वो डेफिनेशन क्या है कि अच्छा एक और चीज आप देखें, जब तक ये काम हो रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये धक्का वगैरह लग रहा था इसके ऊपर, तब तक क्या ये ब्लॉक मूव किया? नहीं किया। यानी ये ब्लॉक रुका हुआ था, स्टैटिक कंडीशन में था। तो जब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे ना पेपर में, या अगर आप किसी को डेफिनेशन बताएंगे तो आप ये बताएंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की यानी रुकी हुई कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये थी बेटा आपके पास टोटल 4 टाइप्स इसकी। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेरिवेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है उसकी पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, डेफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे, ताकि हमें बड़ा जो है ना ये डेरिवेशन करके थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा इस डेरिवेशन में आप ये देखें, आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है और ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का वेट, अच्छा यहाँ सब चीजें लेबल हुई हुई है, आप गौर कीजिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। इस ब्लॉक का जो वेट है ना बेटा वो नीचे की तरफ है, तो ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया इसका वेट। जब भी किसी चीज को आप जमीन पे रखें उसका वेट नीचे की तरफ उसे लेके जाता है, और जमीन या जो भी सरफेस है वो उस पर ऊपर की तरफ रिएक्शन अप्लाई करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर से यहाँ डिनोट हो रहा है। इतनी बात हमें क्लियर है। अब यहां पर हम हो क्या रहा है कि हम यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द राइट साइड। गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर हम राइट साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरी अप्लाई की हुई फोर्स, जिसको मैंने यहां लिखा है एफ से। अच्छा मैं इस पे राइट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन इसको कहां रोकने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि ये लेफ्ट साइड पे रहे, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे अपनी फोर्स अप्लाई करेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इस डब्बे के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं, इसका वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। मेरी अप्लाइड फोर्स राइट साइड पे और फ्रिक्शन की फोर्स लेफ्ट साइड पे। अब अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो देखें, मैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू को, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये जो फ्रिक्शन का वेक्टर बना हुआ है यहाँ पे जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, अब मैं इसको उठा के ऊपर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे। यहां मैं इसको बना सकता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीछे स्केलर और वेक्टर पढ़ा हुआ है, उन्हें बात पता है कि इस वेक्टर को उठा के ऊपर बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को फ्रिक्शन के बना सकता हूं ऊपर। ठीक है, जब तक मैं इसको, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करूंगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको ये जो हाईलाइट किया ना, मैंने यहां पर देखिए रेड कलर से इसको हाईलाइट किया। मैंने इस वेक्टर को यहां बना लिया कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लिया ऊपर। तो ये कौन सा वेक्टर है जो आपने रेड कलर से बनाया है बेटा? ये फ्रिक्शन का वेक्टर है जो मैंने यहाँ बनाया है एफ से।
अब आप एक चीज नोट करो कि इस फ्रिक्शन का ये जो वेक्टर है ना, एफ, जिसको मैंने अभी बनाया और मैंने राउंड से हाईलाइट किया इसको, इस फ्रिक्शन के वेक्टर के पीछे कौन सा वेक्टर है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन नजर आ रहा है आर, इसके आगे आपको नजर आ रहा है फ्रिक्शन। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करें, तो हेड टू टेल रूल से ऐड करके, हेड टू टेल रूल से ऐड करके हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, जिसको मैं लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। दोनों को अगर आप हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो ये मिल जाएगा। वी विल कॉल कि यार ये जो वेक्टर है ना लाइट ब्लू कलर वाला, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो इतनी बात समझने के बाद अगर हम यहां पर, अच्छा एक छोटी सी चीज है, अगर हम यहां पर इस एंगल को जो थीटा बना हुआ है ना डायग्राम में, अगर हम इसको अल्फा कर लें तो डेरिवेशन हमारे से आराम से हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे अल्फा कर लिया इस एंगल को। मैं आपको जब क्लास में मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है या मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं तो उसमें अल्फा ही मैंने मेंशन किया, यहाँ पे भी डेरिवेशन में अल्फा लिखा हुआ है। अच्छा आप ये देखें, जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना रिजल्टेंट, ये जो ब्लू वाला वेक्टर है जो रिजल्ट एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा से हमने डिनोट किया है। अच्छा अब ये है कि अगर हम टेन टेन यूज कर लें यहाँ पे, तो टेन आपको पता है टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है ना? अब टेन थीटा लिखो, टेन अल्फा लिखो, टेन बीटा लिखो, एक ही बात है। तो यहां पर मैंने लिखा टेन अल्फा, और ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड होती है, यानी अपने हिसाब से जो परपेंडिकुलर है ना वो ये है। ठीक है? फ्रिक्शन। तो यहां पर आप फ्रिक्शन रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह एफ रख देंगे। और बेस आपको पता है एंगल के बराबर वाली साइड होती है, यानी कि यहां पर हमारे पास एंगल के बराबर वाली साइड ये है, ये अपनी बेस है। एंगल के बराबर वाली साइड ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बन गया टेन एल्फा का फॉर्मूला ना, देखें टेन एल्फा का फॉर्मूला बन गया एफ अपॉन आर। अच्छा जी, यहां कर लेते हैं इसको। टेन एल्फा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अपने हिसाब से मैंने कहा ना परपेंडिकुलर अपने पास है एफ और बेस है आर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो हम यहां तक तो उसको ले आए। अच्छा आप ये बात जानते होंगे, आपने पीछे पढ़ी भी है कि भाई एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। यहाँ पर म्यू जो है ना वो मटेरियल की जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। और ये मटेरियल और सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? इसकी हर सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये। ठीक है? अच्छा अगर हम यहां से इस फॉर्मूले से म्यू को अलग करें, तो म्यू तो बराबर होगा एफ अपॉन आर के। और अगर अब यहां पर हम इस एफ अपॉन आर की जगह म्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन में, तो देखें क्या होगा। ये बनेगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर की जगह आप रख देंगे म्यू, तो आपके पास ये बन जाएगा फॉर्मूला। यही वो चीज है जो यहाँ लिखी हुई है, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखें दोबारा से, आपने टेन अल्फा को बराबर लिया एफ अपॉन आर के, और आपको पता, इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है? और आपको पता था कि भाई एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है। यहां से आपने म्यू को अलग किया, तो ये बन गया एफ अपॉन आर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर वन। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे तो टेन अल्फा बन जाएगा म्यू। अब आप इसको लॉक करें और आप कह सकते हैं कि भाई टेंजेंट ऑफ, ये अल्फा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू या इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये थी डेरिवेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एक और डेरिवेशन है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इन क्लासेस के बारे में मुझे फीडबैक दें, आपको कैसी लग रही हैं ये क्लासेस। और इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो नीचे उसका प्रोसीजर दिया है, आप इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं।